इस चैनल पर एक वीडियो आई थी आसाराम बापू के 54 कांड। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं किसी और धर्म के बारे में बात क्यों नहीं करता। अब सच मानो कोई भी रिलीजन और क्राइम का कोई संबंध नहीं होता। खैर, आज बात करेंगे सिस्टर अभ्या केस की। इस केस की कुछ बातें जो इस केस को बड़ा अलग और बड़ा अजीब बना देती हैं। पहला, इस केस के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनी और जो भी बनी वो बहुत कुछ तो बताती ही नहीं। ना जाने क्यों कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, ये केस 28 साल तक चला। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मामला चर्च, गंदी राजनीति, पैसा और पावर के कारण इतना घसीटा गया। कोई था जो नहीं चाहता था कि नन्स के हॉस्टल में क्या हो रहा है ये सबके सामने आए और इसीलिए सिस्टर अभ्या को मार दिया गया। इस हॉस्टल में कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत गलत था। इसीलिए इस केस को दबाने की इतनी कोशिश की गई कि कई साल तो सीबीआई यही कहती रही कि ये कत्ल नहीं, अपनी मर्जी से ही सिस्टर अभ्या ने जान दी है। लोकल पुलिस और इवन सीबीआई दोनों ने पहले यही कहा कि सिस्टर अभ्या का कत्ल नहीं हुआ बल्कि सिस्टर अभ्या ने स्वयं जान दी। एडिशनल सब इंस्पेक्टर वीवी ऑगस्टिन, जिन्होंने इस केस की एफआईआर की, मृत पाए गए। अपने घर पर उन्होंने अपनी जान स्वयं दी और उनके पास से एक नोट भी मिला जिसमें उन्होंने सीबीआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सीबीआई ऑफिसर वीपी थॉमस, जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, ने रिटायरमेंट ले ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे सीबीआई ऑफिसर्स मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस केस को मर्डर साबित ना होने दूं, इसीलिए मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब सीबीआई पर यह एक बड़ा इल्जाम था। इस केस को इतना दबाने की कोशिश की गई कि ये केरला स्टेट का ऐसा मर्डर केस है जिसका नाम लॉन्गेस्ट मर्डर इन्वेस्टिगेशन में आता है। 28 साल के अंदर कई सीबीआई ऑफिसर बदले गए और तो और सीबीआई कोर्ट को 4 बार रिपोर्ट देती है। पहली रिपोर्ट में कहती है हमें लगता ही नहीं कि ये कत्ल है। दूसरी बार सीबीआई कहती है हमें लग तो रहा है कि ये कत्ल है पर हमारे पास कोई सबूत नहीं और कत्ल का मकसद भी समझ नहीं आ रहा। सीबीआई तो यहाँ तक कह देती है कि इस केस को ही क्लोज कर दिया जाए, पर कोर्ट सीबीआई को सख्त शब्दों में कहती है आप अच्छे से जांच कीजिए। सच को छुपाने के लिए और कातिलों को बचाने के लिए इस केस में आरोपियों पर जो नार्को टेस्ट हुआ उसकी सीडी से भी छेड़छाड़ की गई। जो भी नार्को टेस्ट में कहा गया उसको ही बदल दिया गया और जिस प्रकार ये केस सुलझा और जिस व्यक्ति ने कोर्ट में आकर गवाही दी, आप उसको जान के भगवान में भी विश्वास करने लगोगे, क्योंकि इस केस का मुख्य गवाह था एक चोर जो कि उस रात नन्स के हॉस्टल में आया चोरी करने, पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे एक पादरी और एक नन पहुंच गए सलाखों के पीछे। और जो अब आप सुनने जा रहे हो वो सामने आया सीबीआई इंक्वायरी में। सीबीआई ने उस रात हॉस्टल में मौजूद कई लोगों से पूछताछ की। आगे आपको पता चलेगा सीबीआई कैसे जासूस की तरह खोजबीन करती है। सीबीआई के सामने 3 अहम प्रश्न थे। पहला, ये कत्ल है या सिस्टर अभ्या ने अपनी जान स्वयं दी? दूसरा, अगर ये कत्ल है तो किसने किया? तीसरा, अगर किया तो कत्ल करने का मकसद क्या था? जांच पर सामने आता है सिस्टर अभ्या, जिनका जन्म के समय नाम था बीना थॉमस, पिता थॉमस ए मथाई, माता श्रीमती लीलामा थॉमस। सिस्टर अभ्या का जन्म हुआ 26 जनवरी 1971 को। जब वो 19 वर्ष की हुई तो वो नन बन गई। साल 1990 में वो प्री डिग्री के लिए बीसीएम कॉलेज कोट्यम आ गई। कोट्यम केरला में एक शहर है। इस समय वो ठहरी सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल में। इस हॉस्टल में नन्स रहती हैं और ये हॉस्टल शहर के बीचों बीच है। इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 8 में रहती थी सिस्टर अभ्या, सिस्टर शेरली, सिस्टर चर्या, सिस्टर दया और सिस्टर आनंद। सभी रूममेट्स के लिए एक कॉमन टॉयलेट था और अगर इनको कुछ चाहिए होता जैसे कि ठंडा पानी इत्यादि तो इनको सीढ़ियों के नीचे आना होता, जहाँ पर पड़ा था एक फ्रिज और सीढ़ियों के सबसे नीचे के छोर के विपरीत एक कमरा था। इस कमरे में रहती थी सिस्टर हेलन और सिस्टर सेफी। सिस्टर हेलन मेस की इंचार्ज थी और कत्ल वाली रात यानी 27 मार्च 1992 वो 10 दिन के मेडिटेशन कोर्स पर गई थी। अब इस हॉस्टल में कमी थी, वो ये कि इसकी दीवार की ऊंचाई मात्र 1.8 मीटर थी और कोई भी इस दीवार को लांघ के आसानी से अंदर आ सकता था। सीबीआई अपने पहले प्रश्न यानी ये कत्ल था या सिस्टर अभ्या ने अपनी जान स्वयं दी की खोज जारी रखती है। पूछताछ में सामने आया कत्ल वाली रात हॉस्टल के सभी लोगों ने रात 8:30 बजे तक खाना खा लिया और पूजा स्थल
चले गए प्रेयर के लिए। किचन स्टाफ भी सोने चले गया और नीचे वाले फ्लोर पर केवल सिस्टर सैफी ही रह गई। इस हॉस्टल के पीछे की ओर एक कुआं था। सिस्टर सैफी ने कूजा लिया और कुएं से पानी लेने चल पड़ी। उनके साथ मिस रेगी जो कि किचन स्टाफ से थी भी चल पड़ी। कुएं के पास जो लाइट थी उसको ऑन किया, कुएं के पास रखी बाल्टी से पानी निकाला और बाल्टी को कुएं के पास ही जमीन पर रख दिया। इसके बाद ये दोनों अंदर चली गईं। मिस रेगी ने किचन के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई। ध्यान दीजिए, अंदर से किचन के दरवाजे की कुंडी लगाई गई, वो भी सिस्टर सैफी की मौजूदगी में। इसके बाद सिस्टर सैफी पानी का कूजा लेकर अपने कमरे में चली गई। सिस्टर सैफी ने ना तो कमरे की लाइट ऑफ की और ना ही अपनी रिलीजियस ड्रेस बदली। वहीं कमरा नंबर 8 में सिस्टर अभ्या ने अपने रूममेट सिस्टर शेरली से कहा, मुझे सुबह 4 बजे जगा देना ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। सिस्टर शेरली ने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया और सिस्टर अभ्या सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज से उठी। फिर सिस्टर अभ्या ने सिस्टर अनुपमा के कमरे में जाकर उनको पढ़ने को कहा। अब इस बात से सीबीआई को शक हुआ, क्योंकि सोचने वाली बात ये थी जो व्यक्ति अपनी जान लेने पर आमादा हो वह अपनी पढ़ाई और अपने करियर के बारे में नहीं सोचेगा। रिजल्ट अच्छा है इसलिए सुबह उठकर पढ़ाई नहीं करेगा और ना ही अपने साथियों के साथ संयुक्त अध्ययन में शामिल होगा। खैर, हॉस्टल में सुबह 5 बजे जागने की घंटी बजी। सभी लोग उठे। सिस्टर अचम्मा सबसे पहले रसोई घर की ओर बढ़ी। सिस्टर अचम्मा को हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा रास्ते में कॉरिडोर की बत्ती जल रही है, जबकि वो तो बत्ती बुझा के सोई थी। फिर उन्हें रसोई के फ्रिज के पास एक चप्पल पड़ी दिखी। उन्होंने बाहर की ओर जाने वाले रसोई के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि दरवाजा अंदर से तो खुला हुआ है पर बाहर से बंद था। उन्हें रसोई के दरवाजे के पास ही एक और चप्पल दिखी। बाहर से बंद किए गए दरवाजे के नीचे एक सफेद सिर को ढकने वाला कपड़ा जो अक्सर सिस्टर्स पहनती हैं, बाहरी दरवाजे के बीच फंसा मिला। ये कपड़ा आधा अंदर की ओर और आधा बाहर की ओर था। दरवाजे के पास एक छोटी कुल्हाड़ी और एक खाली फल की टोकरी भी पड़ी दिखी। सिस्टर अचम्मा ने बाकी के स्टाफ को भी इसके बारे में बताया कि तभी एक सिस्टर ने बताया कि ये जो स्लीपर मिले हैं ये सिस्टर अभ्या के हैं। सिस्टर अभ्या को कमरे में देखने गए तो वो कमरे में नहीं मिली। सिस्टर अभ्या को खोजते खोजते सभी जब कुएं के पास पहुंचे तो सिस्टर सैफी ने बाल्टी की असामान्य स्थिति का संकेत दिया जो चरखी के करीब लटकी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि पिछली रात को कुएं से पानी लेने के बाद बाल्टी को कुएं के बाहर जमीन पर रखा गया था। उसके बाद वह उसी दरवाजे से रसोई में वापस चली गई। उन्होंने देखा फ्रिज के पास एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी और उसमें पानी टपक रहा था। खैर, सिस्टर सैफी और सिस्टर मिडलिन ओल्ड एज होम जाकर बिशप से मिले। बिशप ने कहा तुरंत सिस्टर अभ्या के माता पिता को इसकी जानकारी दी जाए। सिस्टर सैफी सिस्टर अभ्या के घर नहीं गई बल्कि हॉस्टल में ही रही। सिस्टर अभ्या के पिता भी वहां पहुंच गए। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने छानबीन की। अंत सिस्टर अभ्या की डेड बॉडी निकली कुएं से। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में पता चला सर पर चोट का निशान था, दायां कंधा छिल चुका था, पीठ पर खरोंचे थी, परंतु किसी भी तरह का बलात्कार नहीं हुआ था। सिस्टर सैफी से पूछताछ करने पर वो कहती है कि सिस्टर अभ्या ने अपनी जान स्वयं दी। और तो और सिस्टर सैफी बाद में कोर्ट में 8 प्रश्नों का एक लिखित बयान भी देती है। वो कहती है सिस्टर अभ्या पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और वो एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, इसीलिए सिस्टर अभ्या ने दबाव और डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी। पुलिस भी मान लेती है कि सिस्टर अभ्या ने अपनी जान स्वयं दी। वहीं अभ्या के परिवार और दोस्त कहते हैं कि अभ्या की हत्या की गई और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। 67 नन्स केरला के सीएम को पत्र लिखकर कहती हैं कि इस केस की जांच ठीक से नहीं हो रही। पब्लिक की डिमांड और अभ्या के पिता के कहने पर ये केस सीबीआई के हाथ चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिस्टर अभ्या से ज्यादातर लोग खुश थे, वरना 67 नन्स सिस्टर अभ्या के लिए आवाज ना उठाती। अक्सर लोग उस व्यक्ति का साथ नहीं देते जो दिमागी तौर पर कमजोर हो या डिप्रेशन में हो, क्योंकि डिप्रेशन में लोग हंसमुख नहीं होते। तो डिप्रेशन वाली बात भी गलत ही लग रही थी। खैर, सीबीआई पूछताछ करती है सिस्टर अचम्मा से, जो कि इस हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती थी। सिस्टर अचम्मा ने बताया कि सिस्टर अभ्या मृत्यु के कुछ दिनों पहले काफी खुश दिखी। उन्होंने ये भी बताया कि मरने से महज 2 हफ्ते पहले सिस्टर
अभ्या के माता पिता आए तो सिस्टर अभ्या ने एक क्रिश्चियन भक्ति गीत गाया। सिस्टर अचम्मा ने ये भी कहा सिस्टर अभ्या मरने से पहले उनके साथ एक बाइबल सम्मेलन में गई और रात 8:30 बजे वापस आई और वो उस रात बहुत खुश थी। अब स्पष्ट था सिस्टर अभ्या एक धार्मिक, स्मार्ट और शांत स्वभाव वाली लड़की थी जो कॉन्वेंट में एक खुश और संतुष्ट जीवन जी रही थी। सीबीआई मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेती है तो पता चलता है सिस्टर अभ्या के गर्दन पर नाखूनों के निशान थे और सिर पर जो चोट के निशान थे वो डूबने से नहीं हो सकते। कोई इंसान अगर कुएं में डूबेगा तो वो सीधा पानी में छलांग लगाएगा, वो कुएं की दीवारों से टकराता हुआ नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई उसको धक्का मारकर कुएं में गिरा दे तो वो कुएं की दीवारों से टकराता हुआ जा सकता है जिससे उसे चोट लगे, या अगर किसी को मरने से पहले चोट लगी हो तो भी चोट के निशान आ सकते हैं। सीबीआई ने ये भी पाया क्राइम सीन में जो भी सबूत मिले जैसे कि सिस्टर अभ्या के कपड़े, चप्पल इत्यादि, इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। क्राइम सीन के साथ भी छेड़छाड़ हुई। जब कुएं से बॉडी निकाली गई उसकी फोटो ली गई। फोटो में चोटें दिख रही थीं, पर रिपोर्ट बनाते समय इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया था उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे तो क्राइम सीन पर जाने ही नहीं दिया गया, और जब इन डॉक्टर ने रिपोर्ट में चोट की बात कही तो रिपोर्ट को ही बदल दिया गया। 2 मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो सिर पर चोट लगी थी वो किसी हथियार के कारण ही लगी होगी। एक कदम आगे बढ़कर सीबीआई सिस्टर अभ्या के आकार का एक डमी पुतला भी बनवाती है और उसे कुएं में फेंक कर देखती है। अब ये भी स्पष्ट था सिस्टर अभ्या की मौत सिर पर चोट लगने और डूबने के कारण हुई थी। वैसे भी अगर किसी ने अपनी जान स्वयं देनी हो तो किचन में वो चीजें इधर से उधर कैसे हुई। किचन से चप्पल मिलना, भला कोई खुद कुएं में कूदेगा तो वो एक चप्पल किचन में क्यों छोड़कर जाएगा। सिर का कपड़ा दरवाजे में फंसा क्यों मिलेगा। सिस्टर अभ्या तो केवल पानी पीने नीचे आई थी और पानी तो फ्रिज के पास ही बोतल से गिर रहा था, तो सिस्टर अभ्या कुएं के पास क्यों गई। ये सभी सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि सिस्टर अभ्या ने अपनी जान स्वयं नहीं दी। अब सीबीआई अपने दूसरे और तीसरे प्रश्न की तलाश में थी। ये कत्ल है तो किसने और क्यों किया। तो इसी हॉस्टल के साथ एक घर में रहते थे मैथ्यू। इन्होंने बताया कि इन्होंने रात में अक्सर आते देखा था फादर थॉमस स्कूटर और फादर जोस पोहरू कैयल को। फादर थॉमस स्कूटर साइकोलॉजी के लेक्चरर थे बीसीएम कॉलेज कोट्यम में, और फादर जोस भी इसी कॉलेज में लेक्चरर थे और मैनेजर भी थे कैथोलिक मिशन प्रेस के। मैथ्यू ने बताया जब सब सो जाते थे दोनों हॉस्टल में देर रात में आते थे। मैथ्यू ने सीबीआई को ये भी बताया कि हत्या वाली रात दोनों पादरियों का स्कूटर हॉस्टल के बाहर खड़ा था। इस स्टेटमेंट से क्लियर था कि दोनों पादरी उस रात हॉस्टल में थे, जबकि किसी भी मेल को अनुमति नहीं थी कि वो देर रात नन्स हॉस्टल में ठहरे। लोगों से छानबीन करते करते सीबीआई को पता चला कि सिस्टर सेफी, फादर थॉमस स्कूटर और फादर जोस तीनों को पहले भी इकट्ठा देखा गया था। अब सीबीआई ने इन तीनों को आरोपी बना लिया, तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीबीआई ने तीनों से पूछताछ की। इनके नार्को टेस्ट करवाए गए। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को ड्रग्स दे दिए जाते हैं जिस कारण वो आधा बेहोश और आधा होश में होता है और सच बोल देता है। सीबीआई ने बताया 26 मार्च 1992 की रात दोनों पादरी दीवार फांदकर हॉस्टल में घुसे। उन्होंने सिस्टर सेफी की मदद से रसोई के कमरे में प्रवेश किया और रात उसके कमरे में ही बिताई, और सुबह जब सिस्टर अभ्या नीचे पानी पीने के लिए आई तो उसने तीनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और सिस्टर अभ्या को खामोश करने के लिए सिस्टर सेफी ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। सिस्टर अभ्या गिर गई। फिर सिस्टर अभ्या को कुएं में फेंक दिया गया। पर जब नार्को टेस्ट की सीडी को कोर्ट में भेजा गया तो पाया गया नार्को टेस्ट की सीडी के साथ छेड़छाड़ कर दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया 10 दिनों के अंदर असल सीडी को कोर्ट में पेश किया जाए, परंतु डॉक्टर मालनी जिन्होंने इनका नार्को टेस्ट किया था खुद ही फंसी हुई थी क्योंकि इन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया था। वैसे तो ये सीडी बंद लिफाफे में होनी चाहिए थी, परंतु पता नहीं कैसे केरला के एक लोकल चैनल पर ये सीडी दिखा दी गई और इस सीडी में दोनों फादर और नन ने बताया था कि उस रात क्या हुआ। सिस्टर सेफी का वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया गया ताकि पता चल सके कि उनके अभी तक किसी के साथ संबंध थे या नहीं। सिस्टर सेफी ने डॉक्टर को ये भी बताया कि उनके एक रिश्तेदार थे जिससे उनका कुछ रिश्ता रहा
कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में इस टेस्ट को गलत और गैर कानूनी घोषित किया। इसके अलावा सिस्टर सैफी के टेस्ट में ये भी आया कि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले हाइम्नोप्लास्टी करवाई थी। ये एक तरह की सर्जरी थी जिससे वो दोबारा से वर्जिन यानी कुंवारी हो सकती थी। वहीं पड़ोसी मैथ्यू की जब गवाही कोर्ट में करवाई गई तो वो बोले कि सीबीआई ने मेरे साथ टॉर्चर किया है। मैथ्यू ने कहा, मुझे सीबीआई घर से ले गई, मुझे कहा गया था पूछताछ करके मुझे 8 बजे तक छोड़ देंगे। मेरी पत्नी को तो ये भी नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और मुझे सीबीआई ने अगले 4 दिन कस्टडी में ही रखा। मुझे हथकड़ी भी लगाई जाती और कुछ देर के लिए घर भेजा जाता और मैंने जो भी कहा वो सीबीआई के कहने पर ही कहा। वकील ने मैथ्यू से कहा कि सीबीआई कोची ऑफिस में तो हथकड़ी है ही नहीं और मैथ्यू झूठ बोल रहे हैं। पर अब मैथ्यू की गवाही काफी नहीं थी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि दोनों फादर उस रात हॉस्टल में थे। और तो और सिस्टर अनुपमा जो कि सिस्टर अभ्या के साथ रहती थी ने भी कोर्ट में अपने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने किचन में देखा ही नहीं कुल्हाड़ी, सिस्टर अभ्या के जूते और सिर ढकने वाले कपड़े को, परंतु कांस्टेबल MM थॉमस ने माना चप्पल, कुल्हाड़ी, सिर पर ढकने वाला कपड़ा वहाँ पर था। फिर सामने आए सोशल वर्कर केवी नायर। इन्होंने बताया कि फादर थॉमस नार्को टेस्ट करवाने से पहले उनके पास आए और कहने लगे कि आप कोर्ट में एक PIL एप्लीकेशन डालो कि नार्को टेस्ट अनसाइंटिफिक है। और तो और मिस्टर नायर ने बताया कि फादर थॉमस ने उनसे कन्फेस किया था कि उनके शारीरिक संबंध थे सिस्टर सैफी से। मिस्टर नायर ने बताया, फादर थॉमस ने ये भी कहा कि मुझसे गलती हो गई, परंतु मैं अपनी गलती सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा करने से चर्च की बदनामी होगी। फादर थॉमस रोने लगे और बोले, कुछ भी हो मैं भी एक इंसान हूँ, पत्थर का टुकड़ा नहीं। तब मिस्टर नायर ने उनसे कहा कि वे अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करें। तो फादर कूटर बोले, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने ये किया, बाकी किसी को तो सजा नहीं मिली। अब मिस्टर नायर का बयान इम्पोर्टेंट तो था पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। कोर्ट की भाषा में ये एक तरह का हियर से एविडेंस था। हियर से एविडेंस का मतलब है खुद की आंखों से नहीं देखा, बस सुनी सुनाई बात है और केवल इस बात से किसी को सजा हो इसकी संभावना बहुत कम थी। पर अब कुछ अजीब होता है। मर्डर के 16 साल बाद सीबीआई के सामने एक चोर आता है जिसका नाम था राजू। राजू फादर कूटर की खबर टीवी में देखकर सीबीआई के पास आता है। राजू सीबीआई को बताता है, जिस हॉस्टल में अभ्या का मर्डर हुआ मैं उस रात चोरी के इरादे से हॉस्टल की छत पर चढ़ा कि तभी मुझे 2 लोग छत पर दिखे। दोनों ही टॉर्च से छत का मुआयना कर रहे थे। राजू ने कहा, एक लंबा व्यक्ति था और एक फादर कूटर थे, पर वो दूसरा लंबा व्यक्ति कौन था राजू ये कोर्ट में पहचान नहीं सका। अब समस्या ये भी थी कि जिस व्यक्ति का काम ही चोरी करना है भला उसकी बात पर यकीन कैसे करे। परंतु जज ने कहा कि ये एक ईमानदार चोर है और इसकी गवाही इस केस में सबसे अहम है। बाद में चोर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि वो अभी भी छोटे से जमीन के टुकड़े पर रहता है, जबकि उसको गवाही ना देने पर करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। राजू बोला, मेरी खुद की 2 लड़कियां हैं और सिस्टर अभ्या मेरी लड़की जैसी है। चोर राजू की गवाही पर 23 दिसंबर 2020 सीबीआई कोर्ट सिस्टर सैफी और फादर कूटर दोनों को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा देती है। फादर जोस उस रात हॉस्टल में थे, इसका कोई सबूत नहीं था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर अब तक सिस्टर अभ्या के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। अब पहली बार चर्च प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि इस फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा और दोनों को हायर कोर्ट जाने का अधिकार है। जून 2022 हाई कोर्ट से दोनों को बेल मिल जाती है और उम्र कैद की सजा को भी केस के डिस्पोजल तक रोक लग जाती है। तो अगली कहानी कौन सी देखना चाहोगे कमेंट करके बताओ।